हर कोई चाहता है कि वीडियो बनाएं यूट्यूब से और पैसे कमा लें। क्या ये जर्नी आसान है? सिर्फ 2-4 वीडियो बना के आप बंद मत कीजिए, राइट। आप उस पे जब आपने कदम बढ़ाया है तो उस पे और रिसर्च करके, मेहनत करके उस प्रक्रिया को जारी रखिए। एक चीज़ देखा गया है कि लोग एनिमेशन को बच्चों के लिए थोड़ा हार्मफुल भी मानते हैं। वी प्राउडली से कि जो हमारी कहानियाँ जो है वो इट्स किड्स फ्रेंडली कहानियाँ हैं, सेफ फॉर किड्स कहानियाँ हैं और वैल्यू बेस्ड कंटेंट हम क्रिएट करते हैं। पूरी दुनिया में 63% ऑफ द पीपल आर ऑन सोशल मीडिया। भाई वो सीक्रेट हमारे लोगों को बताइए जिससे आपने इतनी बड़ी कंपनी बना दी। किड्स एज ए कैटेगरी यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा परफॉर्म करने वाला कैटेगरी था। पर व्यूज जो आपका रेवेन्यू जनरेट होता है वो सबसे ज़्यादा किड्स कैटेगरी पे हुआ करता था। फॉरेन में आपने मीडिया मैनेजमेंट की पढ़ाई की तो किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते थे या फिर कहीं और सेटल हो सकते थे। इंडिया क्यों? जिस दिन आप पहला कदम आगे बढ़ा लेंगे वो रास्ता बनना स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो यूनिट क्या काम करता है और इससे लोग कैसे जुड़ सकते हैं, आम इन्फ्लुएंसर, आम कंटेंट क्रिएटर? नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश भारद्वाज। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं उनके बारे में मैं थोड़ा 2 मिनट में बात बताऊंगा। पहले मैं बता दूं कि आप लोग तो जानते हैं कि डिजिटल कंटेंट से पैसा कमाना कौन नहीं चाहता है। आज की डेट में हर कोई इन्फ्लुएंसर बना फिर रहा है, हर किसी का यूट्यूब चैनल है। बट कितने लोगों ने पैसे बनाए और किस तरीके से बनाए? आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं उनका नाम है सौरभ यादव। विद यूनिट नाम की कंपनी है जिसके वो फाउंडर हैं। पुनटुन किड्स नाम का चैनल है जो इंडिया के टॉप किड्स एनिमेशन चैनल में से एक है, उसके भी फाउंडर हैं। उनकी कहानी क्या है, प्लस उनसे जानते हैं कि हम कैसे यूट्यूब के माध्यम से या फिर डिजिटल कंटेंट के माध्यम से अपने करियर को एक नया आयाम दे सकते हैं, एक अपने करियर को एक रूप, साकार रूप दे सकते हैं और कैसे पैसे बनाए जा सकते हैं। और उनसे ये भी जानेंगे क्या सच में डिजिटल कंटेंट क्रिएट करने से या इन्फ्लुएंसर बनने से पैसे बनते हैं। तो मिलते हैं सौरभ यादव जी से। सौरभ यादव जी, स्वागत है वायरल टॉक्स में। थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज आपके शो पे आने पर। और मैं आपके चैनल को फॉलो कर रहा हूँ, जिस तरीके से आप लोगों से संवाद स्थापित करते हैं, जो कहानियाँ लोगों की आप दुनिया के भर ले जा रहे हैं वो बहुत ही कमेंडेबल है। और आई एम रियली ग्रेटफुल कि आज आपके शो पर हूँ। थैंक यू सो मच सौरभ जी। लेकिन है कि फिर भी मैं आपसे वो सीक्रेट जरूर जानूंगा जिससे आपने इतना बड़ा एम्पायर बनाया है। बट पहले उससे पहले थोड़ा सा अगर मेरे दर्शकों को आप बता दें, मैं तो आपको जानता हूँ कि आप कौन हैं, लेकिन अगर मेरी ऑडियंस को अगर बता दें कि आप कौन हैं, क्या बैकग्राउंड है और कहाँ ये जर्नी शुरुआत हुई थी, तो हमारे दर्शकों के लिए ज़रा अच्छा हो जाएगा। ज़रूर। देखिए, मैं बिहार के एक छोटे से गांव मुरलीगंज से आता हूँ। मेरे पढ़ाई, बचपन की पढ़ाई जो है वो मुरलीगंज में ही हुई। हाई स्कूल तक मुरलीगंज में पढ़ने के बाद मैं 11th-12th की पढ़ाई करने के लिए भागलपुर चला गया। मेरे मम्मी पापा मुरलीगंज में ही रहते हैं। मेरी माँ टीचर है, मेरे पापा प्रोफेसर हैं, अब तो रिटायर हो गए। और भागलपुर से पढ़ने के बाद जब मैं कॉलेज में जाने की सोच रहा था तब मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग हटकर पढ़ाई की जाए। लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, राइट, अलग अलग सब्जेक्ट। बट मेरा जो उस टाइम रुझान था वो था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ। उस टाइम देश में जो बड़े बड़े पत्रकार थे, चाहे वो बरखा दत्त, पुण्य प्रसून वाजपेयी या फिर रवीश कुमार, इस तरीके ऐसे कई लोगों को मैं सुना करता था। और फिर मुझ में भी वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाने की चाहत थी। और फिर मैंने अलग अलग कोर्सेज़ को देखना, ढूंढना स्टार्ट कर दिया। एंड उस दौरान मुझे इंदौर के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर के बारे में पता चला, EMRC, और मैंने उसका फॉर्म भरा और मैंने जो अपना ग्रेजुएशन है वो EMRC इंदौर से पढ़ाई करी है। वहाँ से 3 साल पढ़ने के बाद पूरी तरीके से मुझे समझ में ये आ गया था कि जो मीडिया में अपना करियर किस तरीके से इस्टेब्लिश किया जा सकता है। और उस दौरान मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि जो मेरा स्ट्रेंथ क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। जो ख्वाब मैंने पहले 3 साल पहले सोचा था, क्या वो ख्वाब आज भी मेरे लिए सत्य है या नहीं है। तो फिर मैंने रियलाइज़ करा कि जो मीडिया में तो मुझे रहना है, बट मैं जर्नलिस्ट ना होके मैं मैनेजमेंट की तरफ मेरा रुझान ज़्यादा है। और उसके बाद मैंने मीडिया मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद मैंने ढूंढना स्टार्ट किया कि मीडिया मैनेजमेंट के लिए ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं, कोर्सेज हैं वर्ल्ड में, राइट, जहाँ पर जाकर जो तकनीक ज्ञान है जो उसे प्राप्त किया जा सकता है।
और इस दौरान एक चाहत तो थी कि जो विदेश जाऊं पढ़ने के लिए। जी। और मेरे गांव से तब तक कोई विदेश गया नहीं था पढ़ने के लिए, तो वो एक तमन्ना थी मन में। माँ बाप ने मम्मी पापा ने मुझ में ये जिज्ञासा जाहिर ये करी थी कि जो बाहर जाने के लिए पढ़ने के लिए। और फिर मेरा एडमिशन जो है यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग स्कॉटलैंड में मीडिया मैनेजमेंट में हो गया। और वहाँ के बाद मैंने मीडिया मैनेजमेंट की पढ़ाई करी और कई साल मैंने लंदन में स्कॉटलैंड में जॉब करने के बाद मैं वापस मुंबई आ गया। और 2010 के दिसंबर से मैं मुंबई में हूँ। यहाँ पे मैंने कई संस्थानों में काम किया। तो फिर मैं पहले रोकता हूँ, ये फटाफट स्टोरी हो जाएगी। और जो मेन फाइट थी, तो जो आपने फॉरेन में बोला पढ़ाई की और यहाँ पे इंदौर में आप पढ़ाई कर रहे थे मीडिया संस्थान में, फिर वो जर्नी कैसे शुरुआत हुई कि आप बाहर गए पढ़ाई, और कैसे पता चला कि भाई बाहर भी पढ़, जैसे कि आपने बताया कि आपका बैकग्राउंड बिहार से है और एक छोटे से गाँव का लड़का जब इंदौर आता है और इंदौर से फिर आपको पता चलता है कि नहीं अब यहाँ से जर्नी तो मेरी फॉरेन की है और मैं मीडिया मैनेजमेंट करूँगा, तो ये स्टोरी कहाँ से आप कनेक्ट कैसे हुए इससे? देखिए, जब मैं ग्रेजुएशन में था तब ही मैंने जब मैं सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहा था तब ही मैंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया था कि ग्रेजुएशन के बाद मैं कहाँ जाऊँगा पढ़ने के लिए और किस सब्जेक्ट की और पढ़ाई करनी है। जहाँ सारे बच्चे, किसी को डायरेक्टर बनना था, किसी को स्क्रिप्ट राइटर बनना था, किसी को प्रोड्यूसर बनना था, किसी को एनिमेटर बनना था, किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग में जाना था। बड़ा कन्फ्यूजन होता है, मैं इसलिए आपको बीच बीच में बार बार रोक रहा हूँ कि जब आप उस एज में होते हैं बड़ा कन्फ्यूज होते हैं कि क्या करना चाहिए। जैसे कि मुझे याद है कि जब हम लोग कॉलेज में थे तो लगता था कि यार डायरेक्टर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई होगी, राइटर बनने के लिए क्या पढ़ाई होगी, क्या मीडिया में सारी पढ़ाई होती है, और हमें गाइड करने वाला भी कोई होता नहीं है। और वैसी जगह पे उस एज में, उस दौर में भी अगर आप बाहर जाके इस पढ़ाई करने की क्लैरिटी अगर आपके अंदर थी कि मैं बाहर जाऊं और मीडिया मैनेजमेंट पढ़ाऊं, तो वो जो होता है ना इनलाइटमेंट कि मुझे ये करना, वो आया कहाँ से आपके अंदर? देखिए, जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं तब आपको ये समझ में आ जाता है कि जो आप किस चीज़ में स्ट्रांग हैं, राइट। जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, राइट, उसमें किस डिपार्टमेंट में आपका रुझान ज़्यादा है। हमें एज अ स्टूडेंट, एज अ इंडिविजुअल, हमें वो अपने रुझान को समझने की ज़रूरत है कि जो किस डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है और जिसकी ज़्यादा समझ है। अगर ये बच्चे और स्टूडेंट अगर ये चीज़ अपने आप में ढूंढ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर वो आसान हो जाता है कि जो उन्हें आगे की पढ़ाई क्या करनी चाहिए और रास्ता कैसा बनाना चाहिए। मेरे केस में मुझे लगा कि जो मीडिया में रहने के साथ साथ मुझे मैनेजमेंट में मुझे जाना चाहिए, और उसके बाद मेरे लिए एक नेचुरल जो कोर्स था वो था मीडिया मैनेजमेंट, और उसके बारे में मैंने ढूंढना और सर्च करना स्टार्ट कर दिया। ये तो आपके अंदर आ गई सोच और आप चले गए वहाँ पढ़ने। तो वहाँ का दौर कैसा रहा, मतलब थोड़ा, क्योंकि जो बच्चे यहाँ से जाते हैं और अपने यहाँ के बच्चों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नो डाउट जब बाहर पढ़ने जाते हैं तो एक तो कल्चर अलग, लैंग्वेज की बैरियर, लैंग्वेज की दिक्कत होती है कि आप वहाँ जाके फिर इंग्लिश सीख रहे हो या फिर जो भी लोकल लैंग्वेज भी है, तो उसको कैसे आपने हैंडल किया और कैसे आपको लगा कि भाई, मतलब एक हिम्मत की बात है कि मैं पढ़ाई के लिए चला जाऊँ, पटना आना, दिल्ली आना, बॉम्बे आना तो फिर भी समझ में आता है जी कि हाँ। बट फॉरेन जाना और फॉरेन में फिर लैंग्वेज की बैरियर, लैंग्वेज को क्रॉस, या पहले से आप ठीक ठाक समझ रहे थे इंग्लिश वगैरह? नहीं, जो मेरा एजुकेशन रहा 10th तक वो हिंदी माध्यम के में ही रहा, तो इंग्लिश उतनी अच्छी थी नहीं, राइट। बट जब मैं ग्रेजुएशन में, जब मैंने ये डिसाइड करा कि मुझे बाहर पढ़ने के लिए जाना है, तब से ही मैंने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग प्रैक्टिसेस और तैयारियां करनी शुरू कर दी थी। एक चीज़ जो मैंने अपने शुरुआती दौर में करा, जो कि मैं आपके दर्शकों के साथ भी साझा करना चाहता हूँ, कि मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, राइट। और इंग्लिश उपन्यास, जो नॉवेल्स, इंग्लिश नॉवेल्स मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इंग्लिश नॉवेल्स में भी एक ख़ास बात क्या होती है कि अगर वो आपके इंटरेस्ट का है नॉवेल है, राइट, तो आप वो पढ़ना चाहेंगे। तो मैंने अपना इंटरेस्ट उसमें ढूंढा कि जो मेरा इंटरेस्ट क्या है, जो मोटिवेशनल नॉवेल्स हैं या ऐसे नॉवेल्स जिसमें जो सस्पेंस एंड तक रहता है, उनको मैंने पढ़ना स्टार्ट करा। और धीरे धीरे मेरी वोकैबुलरी जो है वो इम्प्रूव हुई और मेरी स्पोकन जो है वो, उसमें भी मैंने काफ़ी फ़र्क नोटिस किया।
और वहाँ की जर्नी कैसी रही जहाँ आप पढ़ाई के लिए गए? जब मैं इंदौर में था उसके बाद ही मैंने डिसाइड करा कि बाहर पढ़ने जाना है, तो उसमें अलग अलग संस्थानों को मैंने रीच आउट करा और उनमें एप्लीकेशन पहले तो मैंने सर्च करा कि कौन से ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड में जहाँ पर मीडिया मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है, और उन यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्कॉलरशिप ऑफर करती है। अच्छा। ऐसे यूनिवर्सिटीज़ को मैंने शॉर्ट लिस्ट करा, बिकॉज पूरा फीस दे के विदाउट कोई गाइडेंस, मतलब कोई कंसल्टेंसी नहीं, उस टाइम तक कोई कंसल्टेंसी नहीं था, राइट। उस टाइम तक ये था कि जो इंटरनेट कैफ़े जाया करता था, साइबर कैफ़े, और 1 घंटे स्पेंड करके सर्च करता था और देखता था कि जो कौन कौन से कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, यही एक उस जरिया था। और टाइम्स ऑफ इंडिया का सप्लीमेंट्स आते हैं, उसमें काफ़ी सारा ऐसा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होता है जो कि मैं पढ़ता था। बट हाँ, ऐसे एजुकेशन फेयर में मुझे एक कंसल्टेंसी फर्म से भी मुलाकात हुई, और उन्होंने फिर मुझे आगे का रास्ता बताया, गाइड करा कि जो कैसे जाना चाहिए। और दे अंडरस्टूड माय पेन कि मैं उतना फीस नहीं पे कर सकता हूँ, राइट। तो उसके लिए ऐसे कॉलेजेस को ढूंढा मैंने जहाँ पे स्कॉलरशिप अवेलेबल हो, और वहाँ पे अप्लाई करा। और थैंकफुली यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग स्कॉटलैंड, जहाँ पे मीडिया मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड, राइट। वहाँ से मुझे पार्शियल स्कॉलरशिप मिला, और फिर मैं वहाँ पहुँच गया, राइट। और ये पहली बार, मैं बता दूं, पहली बार मैं प्लेन में जब बैठा, तो मैं अपने यूनिवर्सिटी, अब स्कॉटलैंड जाते टाइम ही मैं पहली बार प्लेन में बैठा, उसके पहले प्लेन में नहीं बैठा था। तो ये एक अलग ही रोमांच मतलब पहली था। फ्लाइट, वो भी सीधे विदेश। जी हाँ, ऐसा ही कह सकते हैं। और ये मेरे लिए भी बहुत सुखद अनुभव था। मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब लोग आए थे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। वो जो लम्हा है वो मुझे आज भी याद है। तो सौरभ जी, एक तरफ मीडिया मैनेजमेंट की पढ़ाई, दूसरी तरफ ये विड यूनिट और ये अपने फुनटून किड्स की स्थापना, दोनों के बीच में एक लंबा गैप है। और बीच की जर्नी जो आपसे डिस्कशन करके मुझे पता चला, और जहाँ तक मैं आपको जानता भी हूँ कि अपनी कॉर्पोरेट में वापस आने के बाद कॉर्पोरेट में ज्वाइन किया, तो कॉर्पोरेट में किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने संभाली, और पहली जिम्मेदारी किस कॉर्पोरेट से आपने शुरुआत की कि वहाँ से अपनी शुरुआत हुई और उसके बाद आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलना शुरू हुई? देखिए, जब मैं मीडिया मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था, उस दौरान मुझे एक रिसर्च पेपर सबमिट करने के लिए बोला गया था। एंड देन आई कॉन्टैक्टेड द न्यूज़पेपर द हेराल्ड। द हेराल्ड जो है दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर है, और वहाँ पर जाकर मैंने कुछ रिसर्च करा, उन लोगों के साथ मिलकर 1-2 दिन मैंने समय बिताया उनके डिपार्टमेंट में। और उन्होंने उस दौरान मुझे समझ में आया कि पब्लिकेशंस जो है, प्रिंट जो मीडिया है, उसको रेवेन्यू को कैसे फ्लोट रखा जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, रीडर के इंटरेस्ट को किस तरीके से बनाए रखा जाए। और जब पढ़ाई मेरी ख़त्म हुई, तब मैंने कई जगह अप्लाई किया, तो उसमें से एक मैग्ना पब्लिशिंग कंपनी है जो स्टारडस्ट, सोसाइटी, हेल्थ में न्यूट्रिशन जैसी मैगजीन्स चलाती है, उसमें मुझे काम मिला। और जब मैं इंडिया आया, तो उस टाइम मिस्टर हीरा जो फाउंडर हैं मैग्ना पब्लिशिंग के, वो अभी नहीं रहे, थोड़े दिन पहले उनका देहांत हो गया, राइट। और उन्होंने मुझे अपने यहाँ रखा, और मुझे काम दिया कि किस तरीके से पब्लिकेशन से डिजिटल की ओर मूव किया जाए, राइट। तो जो मुझे जिम्मेदारी दी गई वो था कि जो प्रिंट मीडियम से डिजिटल मीडियम्स की तरफ ऑडियंस को लेके जाना, जो पब्लिकेशन हाउस है उसको, जो कंटेंट उन्होंने इतने सारा क्रिएट कर रखा है, उसको डिजिटल मीडियम पे कैसे लाया जाए। और ये मेरा पहला असाइनमेंट था इंडिया आने के बाद। उसके बाद मैंने कई और ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। परसेप्ट नॉरिजिन दूसरी कंपनी है जो वन ऑफ इंडियाज़ बिगेस्ट यूट्यूब MCN की कंपनी है, और B4U में भी काम किया। बट लास्ट जो मेरा जॉब था वो अली बाबा में मैं काम था। अली बाबा में आई वॉज वर्किंग एज अ डायरेक्टर कंटेंट एक्विजिशंस एंड ऑपरेशंस, और जो मुझे जिम्मेदारी दी गई थी वो था उनका जो कंटेंट एक्विजिशन और ऑपरेशंस टीम है उसको लीड करना, अलग अलग कंटेंट पार्टनर को से कोलैबोरेट करना, कंटेंट क्रिएटर्स को उनके प्लेटफॉर्म पे लेके आना, स्ट्रेटजी बनाना जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कंटेंट क्रिएट करे। और जो ऑडियंस हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, उस टाइम यूसी वीडियो वर्जन आने वाला था, यूसी ब्राउज़र का जो वीडियो प्लेटफॉर्म था, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग टाइम स्पेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हों, ये काम दिया गया था। और वो मैंने बखूबी करा। उस दौरान मैं काफ़ी सारे कंटेंट पार्टनर से, कंटेंट क्रिएटर से मुलाकात करी। मैं देश के कोने कोने में जो इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स थे, जो प्रोडक्शन हाउसेस थे, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स थे, उनसे मिलने गया। उनका जो कंटेंट वो क्रिएट कर रहे थे, उनको किस तरीके से यूसी के और अलीबाबा के प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, इस पे मैं काम कर रहा था। एक चीज़ जो मेरे मन में आ रहा है सवाल
कि भाई जब आप फॉरेन गए तो ऐसे अब मन में नहीं आया कि भाई वहीं सेटल हो जाते हैं, इंडिया में आके फिर से मतलब वो काम करना आपको लग, क्योंकि फॉरेन में आपने मीडिया मैनेजमेंट की पढ़ाई की तो किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते थे या फिर कहीं और सेटल हो सकते थे, इंडिया क्यों? जब मैं यूके में जॉब कर रहा था उस दौरान मुझे अ, जो ये समझ में आया कि अगर आप मीडिया में अपना करियर आगे ले जाना चाहते हैं, जब अपने मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, आपको वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ के कल्चर और इसके बारे में आपको समझ अच्छी होनी चाहिए। चूँकि मैं बाहर से गया था तो वो समझ थोड़ी कम थी, तो मुझे लगा कि जो अपना देश जो है वो इसके लिए ज़्यादा बढ़िया अच्छी जगह है ये। अच्छी जगह हाँ, है, यहाँ मीडिया में राइट? ज़्यादा कुछ बिकॉज़ यहाँ पे आप यहाँ की जो ज्योग्राफी है आप उसको जानते हैं, आप यहाँ की भाषा को जानते हैं, आप यहाँ के लोगों का व्यवहार जो है वो जानते हैं। सो इनडायरेक्टली जो कंटेंट कंजम्पशन बिहेवियर है, राइट, उसको समझने में आपको आसानी होगी, राइट? ये पहला कारण था कि मैंने सोचा कि मुझे वापस इंडिया जाना चाहिए। दूसरा, मेरे मम्मी पापा, राइट, घर वाले सब मुझे याद करते थे और मैं भी अपने परिवार से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे लगा कि अगर मैं वापस इंडिया जाऊंगा तो मैं उन लोगों के बीच में रह पाऊंगा, और अगर कल सफलता मिलती है तो जो फेम मिलता है, राइट, वो उन लोगों के साथ में शेयर कर पाऊंगा। शायद यही 2 रीज़न था जिसकी वजह से मैंने इंडिया वापस आना डिसाइड किया। अब आते हैं मुद्दे पे, भाई वो सीक्रेट हमारे लोगों को बताइए जिससे आपने इतनी बड़ी कंपनी बना दी, वीडियो यूनिट की स्थापना कर ली और जो अपना पुनटुन किड्स है आज इतना बड़ा चैनल बन गया, क्या है रहस्य इसका? देखिए, पुनटुन किड्स जब मैंने डिसाइड करा स्टार्ट करने के लिए, तो मैं काफ़ी रिसर्च कर क्योंकि रहा आप था। मीडिया मैनेजमेंट के आदमी और कंटेंट क्रिएशन में आना। हाँ, वो तो ज़रूर, बट जब मैं मीडिया मैनेजमेंट में था तब भी मेरा ये काम था कि जो कंटेंट कंजम्पशन बिहेवियर है वो अच्छा। किस तरीके से चेंज हो रहा है, यू नो। और लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनका जो कंजम्पशन बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे चेंज हो जाता है, यू नो। और इस तरीके से जब जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है, चेंज हो जाता है, वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट भी चेंज होता जाता है, आप अलग तरीके के कंटेंट कंज्यूम करने लग जाते हो, राइट? तो इसकी समझ तो मुझे थी, बट इस समझ ने मुझे ये हेल्प करा कि जो आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो कौन सा ऐसा कैटेगरी है जहाँ पे एक वैक्यूम है, जहाँ पे एक स्पेस बनाया जा सकता है। बिकॉज मैं किसी बड़े परिवार से नहीं आता हूँ या किसी ऐसी स्टैब्लिश कॉर्पोरेट कंपनी से नहीं आता हूँ, ना ही मेरे पास बहुत ज़्यादा फंड, इनफैक्ट ना ही मेरे पास कोई फंडिंग अवेलेबल था। तो मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था कि मैं सही दिशा में बढ़ूँ आगे, राइट, सही कैटेगरी चूज करूं। उस वक्त किड्स एज ए कैटेगरी यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा परफॉर्म करने वाला कैटेगरी था। मैंने इसे परफॉर्म करने वाला कैटेगरी था, मतलब जो CPM होता है, राइट, जो एडवर्टाइजर जो स्पेंड करते हैं और पर व्यूज जो आपका रेवेन्यू जनरेट होता है वो सबसे ज़्यादा किड्स कैटेगरी पे हुआ करता था यूट्यूब पे। इसलिए मुझे लगा कि अगर मैं शुरुआत करूंगा तो क्यों ना मैं यूट्यूब से करूं, राइट, जिससे कि मैं अपने ऑडियंस का रिस्पॉन्स रियल टाइम में मैं समझ पाऊँ कि वेदर दे आर लाइकिंग माई कॉन्टेंट और नॉट, राइट। और इसलिए मैंने यूट्यूब पहला प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करा, और किड्स मैंने इसकी वजह से सेलेक्ट करा बिकॉज इसमें CPM ज़्यादा है। और वाई एनिमेशन, यू नो, राइट, सिंस आई डू नॉट कम फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रोडक्शन बैकग्राउंड, मतलब मुझे कंटेंट प्रोडक्शन पता था बट उसके चैलेंजेस भी पता थे। सो आई थॉट अगर मैं एनिमेशन से कंटेंट प्रोडक्शन स्टार्ट करता हूँ तो मुझे कंट्रोल करने में मैं सक्षम रहूँगा। जो पूरा प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है वो मेरे कंट्रोल में रहेगा, जिससे कि नुकसान कम होने के चांसेस होंगे, जो मेरी एफिशिएंसी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। इसलिए मैंने जो लाइव शूट है उस पर ना जाके एनिमेशन एज ए कैटेगरी चूज करा। ऑल्सो एनिमेशन में जब आप काम करते हो, राइट, तो आपको इसको मल्टीलिंगुअल बनाने में आसानी होती है, आप अलग अलग भाषाओं में इसको डब कर सकते हो। और यही वजह था मैंने किड्स एज ए कैटेगरी चूज किया और उसमें भी एनिमेशन पे मैंने काम करना स्टार्ट किया। अभी एक चीज़ और रह गई जो बीच में एक कड़ी रह गई, वो छूट गई है कि भाई जब आप अली बाबा में जॉब कर रहे थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था, वो हिम्मत कहाँ से आई कि भाई अब मैं अपना बिजनेस शुरू करूँगा? क्योंकि ये बड़ा टफ होता है, जो लोग जॉब करते हैं, सपने सबके पास होते हैं, कौन नहीं चाहता कि मेरे सपने पूरे हों, और सबके ख्वाब होते हैं। बड़ा मुश्किल होता है कि भाई आप जो डेली रोज़मर्रा की आपकी लाइफ है, मंथली एक्सपेंस है, फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
और उन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में आप अपने सपनों को पूरा करो। और ख़ासकर ऐसे जब आप इंडिपेंडेंट अपना एक कॉर्पोरेट बनाओ या अपना काम करने का आप अपने काम की शुरुआत करते हैं, तो वो जो हिम्मत आती है, और मैं जानता हूँ कि करोड़ों लोग जो इसको देख रहे हैं इस एपिसोड को, उसमें बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भाई वो कुछ अपना काम करें, बट नो डाउट किसी न किसी कोई फाइनेंशियल रीजन होता है, कहीं ना कहीं आइडिया की भी दिक्कत होती है, और कहीं ना कहीं विजन की दिक्कत, और कहीं ना कहीं उस गट्स की दिक्कत होती है जिसके अंदर कहते हैं कि नहीं भाई तू कर सकता है, तू उसको करना। तो वो कैसे हिम्मत आ गई आपके अंदर, और लोगों को क्या करना चाहिए, कब एनालाइज करना चाहिए खुद में, सेल्फ एनालाइज कि भाई अब वो वक्त आ गया कि अब मुझे कर डालना चाहिए, नहीं अब नहीं तो फिर नहीं। देखिए, वो कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। जिस दिन आप पहला कदम आगे बढ़ा लेंगे, वो रास्ता बनना स्टार्ट हो जाएगा, और आप में आपको खुद पे भरोसा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। जब मैं अलीबाबा जब मैंने छोड़ा, राइट, उस टाइम मुझे ऑप्शंस थे दूसरे अलग अलग बड़ी कंपनीज में ज्वाइन करने के, बट अलीबाबा से मुझे 5-6 महीने का एक मुफ्त पैसे आए हुए थे, जो कि मैं जोकिंगली आई कीप टेलिंग पीपल कि जो मुझे सीड फंड मिल गया, राइट। तो जब आपके पास 5-6 महीने का रनवे होता है, राइट, तब बेस्ट टाइम होता है आप कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और वही मैंने कहा, मैंने सोचा अगर मैं आज जॉब ज्वाइन कर लूँ तो ये मौका दोबारा नहीं शायद आएगा, राइट। क्योंकि फिर मैं उसी रेस में लगा रहूँगा कि जो मैं इससे और अच्छी कंपनी में जाऊँ। बट चूँकि आज मेरे पास 5-6 महीने का सैलरी भी है, और मैं कई महीनों से सोच रहा था अलीबाबा में भी कि जो मैं कुछ अपना खुद का स्टार्ट करूँ। और जब मैंने छोड़ा तो उस टाइम क्रिएटर्स इकोनॉमी जो था वो स्टार्ट ही हो रहा था इंडिया में। टिकटॉक वाज बूमिंग, राइट, सो आई वाज आल्सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस क्रिएटर्स इकोनॉमी। तो मुझे लगा कि ये बेस्ट टाइम है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और मेरे पास एक कॉर्पस भी अवेलेबल है 5-6 महीने का। 5-6 महीने साल भर में इसमें मेहनत करके मैं ये देख सकता हूँ और कि ये मैं सक्सेस कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। और अगर नहीं होगा तो फिर मैं सोचूंगा वापस जॉब में जाने का। लेकिन आज 6 साल हो गए, अभी तक तो ऐसा नौबत नहीं आया है, और ना ही सब अब कभी ऐसा आएगा। बट जितनी आसानी से ये स्टोरी बता रहे हैं, इतना आसान जर्नी है नहीं, इतनी आसान। और जब इन्होंने शुरुआत की थी तो मैं इनके टच में था, और मुझे याद है कि शुरुआत करते ही लॉकडाउन आ गया था। जी हाँ, जी हाँ। और कहते हैं ना कि जब आपदा को भी कैसे अवसर बनाया जाए, सौरभ जी से सीखने की जरूरत है। थोड़ा वो बताइए कि जब शुरुआत की और लॉकडाउन सामने खड़ा, मतलब मुझे याद है कि आपने एक ऑफिस लिया था, और हाँ, ऑफिस लिया था, और उसके बाद ही थोड़े दिन बाद ही लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। फिर उस टाइम सूझबूझ से मैंने काम किया, क्योंकि बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अब तो उसमें डर लग रहा हो कि जॉब भी गई, बिजनेस कर रहा हूँ, ये शुरू होने से पहले ही लॉकडाउन आ गया। जी हाँ, मतलब आप ना इधर के हो ना उधर के हो, तो ऐसे मुश्किल हालात में अगर खुद को आप निकाल के लेके आते हैं, वो कौन सी ताकत थी जो आपके पीछे लगी? वो आपका मनोबल हो सकता है, फैमिली की स्ट्रेंथ हो सकती है। देखिए, जो ये हिम्मत है, ये हिम्मत मुझे मेरे पापा से मुझे मिली, राइट। वो उन्होंने सपना देखा और वो प्रोफेसर बने, राइट। और पापा मुझे बोलते हैं हमेशा कि जो मैंने ज़मीन से स्टार्ट करा और तुम्हें अपने कंधे तक की ऊंचाई दी, अब इस कंधे की ऊंचाई से तुम्हें आगे उड़ान भरनी है। क्या बात। और वही उड़ान भरने की का पैशन था मन में, राइट, कि जो मम्मी पापा ने मुझे सिखाया है। नो डाउट, हम लोग तो जानते हैं कि माँ बाप का कितना योगदान होता है, और माँ बाप की स्ट्रेंथ तो होती है, लेकिन जो आपकी आपसी अंदरूनी सूझबूझ होती है, जो उस समय आपने सोचा, और जो आपने बोला कि मैंने एक कुछ दिमाग लगाया और इसे किया, वो पूरी कहानी अगर बताएं लोगों को। तो जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, राइट, मुझे लगा कि जो अभी इमीडिएटली अगर मैं एक्शन लूँगा तो शायद मेरे लिए आगे का जो समय है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। मैंने अपनी टीम को बोला कि मैं जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, जिसको मैक है, राइट, सब अपने अपने आप घर ले जाओ, राइट। और सबके घर मैंने भेज दिया, और सबको मैंने ये सुविधा दी कि जो आप इंटरनेट कनेक्शन, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन लो, और कंपनी उसको स्पॉन्सर की तरफ से वो पेबल होगा। और जिस तरीके से हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, ठीक उसी तरीके से हम काम करेंगे। और जब लॉकडाउन हुआ, थोड़े दिन के 15-20 दिन के बाद ही सरकार ने घोषणा कर दी कि लॉकडाउन हो गया, तब तक हम सब लोग अपने अपने घर में जात के काम स्टार्ट कर चुके थे। तो वो चैलेंज जो था वो सूझबूझ और सही समय पे सही निर्णय लेने की वजह से हम कर पाए, क्योंकि सब अपने घर पहुंच गए थे, सबके पास अपना सिस्टम था और इंटरनेट था। और हर दिन हम लोग अपनी गूगल मीट करके अपना डिस्कशन स्टार्ट करते थे कि हमें क्या करना
करना है और कैसे करना है। और मुझे लगा आपका वो डिसीजन भी बहुत अच्छा रहा कि आप एनिमेशन कैटेगरी में आए, अदरवाइज कुछ किसी फिक्शन शूट पे जाते तो शायद मामला एब्सोल्युटली फंसने वाला राइट। था। देखिए ये जब मैंने सोचा था कि जो मैं एनिमेशन में बनाऊं, उस टाइम एनिमेशन बनाने का ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, राइट, विच इज यू हैव इन एनिमेशन। और फिर मैंने पुनटुन किड्स जब स्टार्ट करा हमने कंटेंट प्रोडक्शन, उस टाइम चूँकि बच्चे सब घर में थे, माँ बाप भी घर में थे, तो लोगों को इंटरटेनमेंट का जो जरिया था वो इंटरनेट ही एक जरिया था। और उस दौरान बच्चों ने हमारे वीडियोज़ को काफ़ी पसंद किया, जिसकी वजह से थोड़े ही समय में मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हो गए, मिलियंस ऑफ लोगों तक हमारी रीच हो गई, और आज पुनटुन किड्स के कंटेंट 9 भाषाओं में अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु, और अभी थोड़े दिन पहले मैंने स्पेनिश में भी इसको लॉन्च करा। अरे वाह। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 4-5 महीने के दौरान पुनटुन किड्स स्पेनिश में लगभग 500,000 सब्सक्राइबर्स हैं, और कई वीडियोज जो हैं वो मिलियंस में चले गए और वायरल हो गए। मतलब हमारे बच्चे जो बाहर के वीडियो देखते थे, अब बाहर के बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं। यही सपना था। मैं आपको बताना भूल गया, जब पुनटुन किड्स में सोच रहा था स्टार्ट करने के लिए, तो उस दौरान मैंने काफ़ी रिसर्च करा। एक कहानी अपने वो बेटे से भी कुछ कनेक्ट करके बताई थी कि आपके बेटे से जो कनेक्ट है कि बच्चा कैसे टाइम बर्बाद ना हो उस बच्चे का टाइम, तो उसको कुछ ऐसी मतलब वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ें दें कि उसका लर्निंग बढ़े। हाँ, तो जब मैं इनफैक्ट जब मैं पुनटुन किड्स स्टार्ट किया, तब सक्षम जो मेरा बेटा है वो 2-2.5 साल का था। तो आई वॉज लिविंग पुनटुन किड्स अलोंग विथ माई सन, राइट। जो मैं उसको देखता था वो ही चीज़ उनसे जो सीखने को मिलता था, और जो उसके बिहेवियर से मुझे समझ में आती थी, वो स्ट्रैटेजी मैं पुनटुन किड्स पे आके बिल्ड करता था, और शायद इसकी वजह से लोगों ने उसको काफ़ी पसंद करा। एक माँ बाप के लिए उसका बेटा क्या देख रहा है वीडियो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है। और उस वीडियो से उसको कुछ शिक्षा मिल रही है या नहीं मिल रहा है, या फिर उसको उसके वेल बीइंग के लिए ये बेहतर है या नहीं है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एट द सेम टाइम वो बच्चा उस वीडियो को देख के एंजॉय कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको अच्छा फील हो रहा है या नहीं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और पुनटुन किड्स में यही हमने इसका संगम करा है, जो एक वैल्यूज बेस्ड कंटेंट, राइट, मोरल जो कंटेंट है, उसका मिश्रण जो एंटरटेनमेंट के साथ करके हमने इसमें बनाया है। पुनटुन किड्स का जो प्रोग्रामिंग है, मैं कई बार स्टेज पे बोल चुका हूँ, जो आवर प्रोग्रामिंग रिवॉल्व्स अराउंड 3 C's, राइट। जो पुनटुन किड्स का जो फाउंडेशन है वो है, पहला C कल्चर, दूसरा C क्यूरियोसिटी, और तीसरा C इज़ करिकुलम। आप जब आपके बच्चे छोटे होते हैं, आप उसमें अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, आप उनको अपने कल्चर, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने आसपास की चीज़ों के बारे में उसको बताना चाहते हैं, और यही वीडियो के माध्यम के थ्रू हम उनको बता रहे हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है उस एज में, जो 3-4 साल से लेकर 10 साल तक के जो बच्चे होते हैं, वो किसी चीज़ को देखने के बाद उसके मन में कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर्स को हमने अपने वीडियो के थ्रू उनको प्रेजेंट किया है। और तीसरा जो माँ बाप का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जो बच्चे जब कुछ देख रहे हैं, जब खेल रहे हैं, तो कुछ सीखे भी, तो उस दौरान जो करिकुलम जो है, जो उनको बताया जा रहा है, उसका भी मिश्रण हमने अपने वीडियोज़ में किया हुआ है। ये बड़ी अच्छी चीज़ बताई आपने कि 3 C जो हैं आपकी पुनटुन किड्स की बेस है। बट एक चीज़ देखा गया है कि लोग एनिमेशन को बच्चों के लिए थोड़ा हार्मफुल भी मानते हैं, और बहुत सारे वीडियो मैंने देखे हैं जिसमें कि बच्चे थोड़े एडिक्टेड भी हो जाते हैं। उससे पुनटुन किड्स कैसे अलग है? वो सारे वीडियो जिसको देख के बच्चे एडिक्टेड होते हैं, गेम्स हो या फिर जो नॉर्मल एनिमेटेड वीडियो हैं, पुनटुन किड्स में क्या अलग है ऐसा? मैं पुनटुन किड्स का फाउंडर और CEO होने के नाते, राइट, मैं अच्छा कंटेंट क्रिएट करने का प्रयास करता हूँ, बट एट द सेम टाइम एज ए फादर मैं ये नहीं चाहूँगा कि बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो मोबाइल देखे, मोबाइल स्क्रीन देखे, उससे जो हार्मफुल होता, उनके आइज़ को परेशानी होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है और मैं प्रयास भी करता हूँ। इसके बावजूद भी बच्चे देखते हैं। जब बच्चे देखना चाहते हैं तो
उस टाइम एज अ बिजनेसमैन, एज अ फाउंडर, मैं ये सोचता हूँ कि क्यों ना कुछ मीनिंगफुल उनको दिखाया जाए, राइट। और पुनटुन किड्स में ये मेरा प्रयास रहता है, जो भी हमारे कंटेंट है, जो भी अभी तक वीडियोज़ हमने प्रोड्यूस किया है, दे ऑल आर सेफ फॉर किड्स। जो बच्चों के लिए वो उपयुक्त है, उनके एज के हिसाब से उपयुक्त है। जो हमारी कहानियाँ हैं, जो हमारे बैकग्राउंड है, जो एनिमेशन है, राइट, उन सब में देयर वेरियस स्टेजेस जहाँ पे हम उसको जो हमारी टीम है वो ये चेक करती है कि जो ये उन बच्चों के लिए सही एज वाइज उपयुक्त है या नहीं है। और जब भी मुझे ऐसा कोई कहानी नज़र आता है या ऐसा कोई सेंटेंस नज़र आता है या ऐसा कोई विजुअल्स नज़र आता है मुझे या मेरी टीम को, जो कि बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, हम उसको इमीडिएटली रिमूव कर देते हैं। तो जो बाकी के प्लेटफॉर्म है उससे वी प्राउडली से कि जो हमारी कहानियाँ जो है वो इट्स किड्स फ्रेंडली कहानियाँ हैं, सेफ फॉर किड्स कहानियाँ हैं और वैल्यू बेस्ड कंटेंट हम क्रिएट करते हैं। पुनटुन किड्स की एक बार, चूँकि मैं तो पुनटुन किड्स को फॉलो करता हूँ, बट आप एक बार बता दें कि कितने सब्सक्राइबर हैं अभी, और कितनी भाषाओं में, आपने बताया कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल है, कितने सब्सक्राइबर हैं, प्लस ये सब्सक्राइबर अचीव करने में कितना टाइम लग गया है? क्योंकि अभी जो अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे कि कंटेंट क्रिएट करने वाले जो लोग हैं, जो इच्छा रखते हैं कि भाई इंटरेस्टेड हैं कि कंटेंट क्रिएट करने में, तो क्या ये जर्नी आसान है सबके लिए? कि आपने तो बताया कि भाई मिलियंस व्यूज़ आ गए और मिलियन सब्सक्राइबर भी आ गए, कंटेंट भी क्रिएट हो गया, बट वो जो पैसा लगा, मेन पावर लगा और वो पेशेंस है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और अभी क्या, किस पोजीशन पे पुनटुन किड्स है? ये लगभग 6 साल हो गए पुनटुन किड्स को स्टार्ट किए हुए, इनफैक्ट 5.5 साल हुए पुनटुन किड्स को स्टार्ट किए हुए। और आज पुनटुन किड्स का जो पहला चैनल है पुनटुन किड्स हिंदी, उस पर लगभग 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। और इसके अलावा आज 25 से ज़्यादा और भी चैनल जो है अलग अलग भाषाओं में और अलग अलग पोजिशनिंग के साथ, अलग फॉर्मेट के साथ हम कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। ओवरऑल लगभग 7 से 8 मिलियन जो है वो सब्सक्राइबर हैं हमारे पुनटुन किड्स के चैनल्स के। अक्रॉस ऑल आवर चैनल्स लगभग थैंक यू, लगभग हम लोग 100 मिलियन 100 मिलियन व्यूज़ एवरी मंथ करते हैं। 100 मिलियन व्यूज़ एवरी मंथ करते हैं। चमत्कार है भाई। और हिंदी जो है वो सबसे मेन चैनल है हमारा, फेमस चैनल्स है। और धीरे धीरे हमने रीजनल भाषाओं में एंट्री करी और वो सारे भाषाओं में भी हमारे कंटेंट सक्सेसफुल रहे। जो एक वन ऑफ द मेन रीज़न था हमारे चैनल्स के सक्सेस होने का, वो था जो कल्चरल कंटेंट, जो उनकी भाषा में, उनके सराउंडिंग्स में जो रियल और रिलेटेबल कहानियाँ हैं वो हम बनाते हैं, और यही बच्चों को पसंद में आया। और मूविंग फ्रॉम पुनटुन किड्स से आपका दूसरा सवाल जो है कि जो आज पुनटुन किड्स कहाँ पे है, तो पुनटुन किड्स पुनटुन किड्स के कंटेंट के इस्टेब्लिश होने के बाद हम लोगों ने पुनटुन किड्स का ई-कॉमर्स लॉन्च करा, उसका D2C प्लेटफॉर्म लॉन्च करा, और हम लोगों ने मैं उस पर काट करूँगा। मेरा दूसरा सवाल ये था कि जो लोग बनाना चाहते हैं, जो कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, उनके लिए, जैसे कि नो डाउट इसमें पैसे लगे होंगे, आपने इतने सारे वीडियो बनाए, एनिमेशन बनाए, एनिमेटेड वीडियो बनाए, टीम जोड़ी, और उसके साथ एक टाइम भी, वक्त भी दिया आपने उसको ग्रो होने के लिए। हर कोई चाहता है कि वीडियो बनाएं यूट्यूब से और पैसे कमा लें। क्या ये जर्नी आसान है उनके लिए, जो कि लोग कुछ करना चाहते हैं डिजिटल कंटेंट की फील्ड में? उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जर्नी आसान तो नहीं रही, ये जर्नी काफ़ी चैलेंजिंग रही, ये आज भी चैलेंजिंग है। बिकॉज किस बात का ध्यान रखना चाहिए नए लोगों को, नए क्रिएटरों को? नए लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें पहले ये समझना होगा कि उनकी ताकत क्या है, राइट। उनकी ताकत स्क्रिप्ट लिखना है या वीडियो एडिट करना है या फिर डायरेक्शन करना है, ये एक पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। उनका इंटरेस्ट फूड में है, टेक्नोलॉजी में है, स्पेस क्राफ्ट में है, या फिर फिक्शनल स्टोरीज बनाने में है। बिकॉज जिस चीज़ के लिए आप ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हो, पैशनेट होते हैं, उसके अराउंड कंटेंट क्रिएट करना ज़्यादा आसान होता है, राइट। तब वो आपको
काम जैसा फीलिंग नहीं होता, वर्क जैसा फीलिंग नहीं होता है। जब आप काम करते करते उसको एंजॉय करते हैं तब वो बहुत आसानी से क्रिएट होता है और उसका आउटपुट भी काफ़ी बेहतर होता है। तो दूसरा स्टेप जो है वो ये है कि जो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या है, किसकी जानकारी आपको ज़्यादा है। और तीसरा स्टेप है कि जो आप ऑब्जर्व कीजिए कि उस जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं उस तरह के कंटेंट का कितना डिमांड है यूट्यूब पे, राइट? कितने लोग उस तरह के कंटेंट को सर्च कर रहे हैं। अगर ये तीनों पैरामीटर का आप ख्याल रखेंगे तो देयर आर मोर चांसेस कि आप सक्सेसफुल होंगे। जब आपने कंटेंट कैटेगरी डिसाइड कर ली, उसके बाद आपको वर्क करना है कि उसके फॉर्मेट पे, कि जो आप पॉडकास्ट फॉर्मेट में आप कंटेंट बनाना चाहते हैं या फिर आप वॉइस ओवर बेस्ड कंटेंट बनाना चाहते हैं, या फिर आप कुछ विजुअल शूट करके क्रिएट करना चाहते हैं या ग्राफिक्स एनिमेशन से क्रिएट करना चाहते हैं, वो फॉर्मेट आपके लिए कितना फिजिबल है। हाउ मच आर यू विलिंग टू इन्वेस्ट ऑन दैट फॉर्मेट? डू यू हैव द रनवे फॉर एटलीस्ट 3 months or 4 months or 6 months, right? Because एक स्टडी कहता है, right, कि जो there are around 200 millions कंटेंट क्रिएटर इन द वर्ल्ड, और जो कंटेंट क्रिएटर का जो जर्नी होता है वो पहला दिन से, जिस दिन आप स्टार्ट करते हैं, पहला डॉलर तक का जर्नी जो होता है वो लगभग 5 से 6 महीने का होता है, राइट? तो ये 5 से 6 महीने का जो सफ़र है उसके लिए आपके पास पैसा है या नहीं है, उसके हिसाब से आप फॉर्मेट चूज़ कीजिए जो आपके लिए इजी फॉर्मेट है, जहाँ पे कम से कम इन्वेस्टमेंट है। आप उस फॉर्मेट को चूज करके आप पहले कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कीजिए। पहले ही दिन आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि मल्टी कैमरा सेटअप हो और बहुत सारी चीज़ें हो, राइट? जो भी आपके मीन्स अवेलेबल हैं उसके हिसाब से आप कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कीजिए। बट सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके कंटेंट में दम होना चाहिए। उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें। आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हैं वो उस तरह के कंटेंट को देखना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। आप यूट्यूब के सर्च एल्गोरिथम पे वर्क कीजिए, उसमें जाके देखिए कि जो टॉपिक पे आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं उसको कितने लोग सर्च कर रहे हैं और क्या वो सर्च का जो अवधि है वो कितना लंबा है, क्या वो और उसके हिसाब से आप प्लान कीजिए कंटेंट क्रिएट करना। तो इससे ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके चैनल के सक्सेस होने की संभावना ज़्यादा होगी। सिर्फ 2-4 वीडियो बना के आप बंद मत कीजिए, राइट? आप उस पर जब आपने कदम बढ़ाया है तो उस पर और रिसर्च करके, मेहनत करके उस प्रक्रिया को जारी रखिए और उस धीरे धीरे अपने वीडियोज़ को, अपने कंटेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करते रहिए और ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, कनेक्ट होने के लिए अलग अलग मीडियम्स और प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कीजिए। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरा एक सवाल है कि जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है कंटेंट को लेके और जो प्लेटफॉर्म की डिपेंडेंसी है, लाइक कि अगर कंटेंट आपका यूट्यूब पे आप बना रहे हो तो आपके पास तो ऑप्शन है कि आपने एनिमेटेड कैटेगरी और एक्सक्लूसिव बनाई तो आप टीवी पे लेके मूव कर सकते हैं, या फिर दूसरे ऐप पे भी जा सकते हैं या ऐप के मीडियम से भी अपने कंटेंट को लेके आ सकते हैं। क्या लोगों को कंटेंट बनाते वक्त ये ध्यान देना चाहिए फ्यूचरिस्टिक अप्रोच कि अगर कल के डेट में यूट्यूब पे वर्क नहीं करता या यूट्यूब यही वर्क नहीं करता इंडिया में, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि टिकटॉक इंडिया में एकाएक बैन हो गया, तो उन सारे कंटेंट क्रिएटरों के लिए नो डाउट एक प्लेटफॉर्म क्या एकाएक खालीपन आ गया, कब वो लोग क्या करेंगे? और बहुत सारे लोग जो अच्छे ग्रो करने वाले थे टिकटॉक पे वो एकाएक सब बेचारे घर बैठ गए। अब यूट्यूब कंटेंट बनाना, नो डाउट कॉस्ट इन्वॉल्व ना भी हो, लोग मेहनत तो इन्वॉल्व होता ही है और उनकी उम्मीदें ज़रूर इन्वॉल्व होती है उसमें। उम्मीदें तो होती है, सब चाहता है कि मैं बड़ा क्रिएटर बनूँ। उनको किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कल के डेट में यूट्यूब पे वर्क नहीं भी करता है तो हम कुछ नए प्लेटफॉर्म के लिए ट्राई कर सकते हैं, और ऐसे कोई प्लेटफॉर्म, कुछ प्लेटफॉर्म इंडिया में हैं जिस पे कि ट्राई किया जा सकता है? या फिर जैसे कि आपकी कैटेगरी है, आपने तो किड्स में बनाई, हो सकता है कोई कुछ प्रोडक्ट लेके आ जाए कि हम ये वीडियो बनाते हैं, वीडियो के साथ मेरा ये प्रोडक्ट है, मैं इस प्रोडक्ट को प्लेस करूंगा इस वीडियो के साथ में, तो ऐसी कुछ प्लानिंग करनी चाहिए क्रिएटर को? डेफिनेटली क्रिएटर्स को ये प्लान तो पहले दिन से ही करना होगा कि वो उस ब्रांड को, उस कंटेंट को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। राइट। हम लोगों ने देखा है कि एक कंटेंट क्रिएटर जो यूट्यूब पे सक्सेसफुल है, कई बार वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे सक्सेसफुल नहीं होता है विद द सेम कंटेंट, बिकॉज हर प्लेटफॉर्म का जो
कंटेंट कंजम्पशन बिहेवियर है, जो कंटेंट कंजम्पशन पैटर्न है वो अलग अलग होता है, उसके ऑडियंस अलग होते हैं। तो जो कंटेंट क्रिएटर है अगर वो यूट्यूब पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है तो वो अपने कंटेंट फॉर्मेट में ट्विक करके उसमें चेंजेस करके वो दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए भी कंटेंट क्रिएट कर सकता है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, और कई सारे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म भी है, मौज है, जोश है, और पहले टकाटक था, राइट। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। तो कंटेंट एज ए कंटेंट क्रिएटर हमें जो लेटेस्ट ट्रेंड है उस ट्रेंड को अडॉप्ट करके, क्विकली अडॉप्ट करके आगे मूव करने की ज़रूरत होती है। अगर हमने नोटिस करा कि यूट्यूब पे ये वीडियो नहीं चल रहा है और या फिर ये इंस्टाग्राम का पे ऑडियंस जो है का जो डिमांड है वो ज़्यादा है पर्टिकुलर कैटेगरी में कंटेंट का, तो उसके हिसाब से कंटेंट क्रिएट करके वहाँ पे भी पब्लिश करना स्टार्ट कर दे, और वही क्रिएटर जो है लिंक्डइन पे भी एक्टिव हो जाए और उसके हिसाब से वो अलग से कंटेंट क्रिएट करे। बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पे भी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब पे भी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, बट उन्होंने प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक जो फॉर्मेट है उसको ध्यान में रखा और उसके हिसाब से उसी टॉपिक के इर्द गिर्द उन्होंने उसी टाइम कंटेंट शूट कर लिया सिर्फ उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए, और ये स्ट्रैटेजी उनके लिए वर्क करी। और मैं ये ऑडियंस कुछ कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आप भी पहले से प्रिपेयर रहें और उसी कंटेंट को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ना डाल के उसमें चेंजेस उस प्लेटफॉर्म के ऑडियंस के हिसाब से करके उसको पब्लिश कीजिए। इसके बाद जो दूसरे एवेन्यूज़ है मोनेटाइजेशन के, उस पे भी उसका एक प्लान तो माइंड में होना चाहिए। आप पहले दिन से आप प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते हैं, पहले दिन से ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं कर सकते हैं, बट आपको ये ज़रूर रखना पड़ेगा कि जो यूट्यूब के अलावा जो दूसरा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो ब्रांड कोलैबोरेशन हो सकता है, वो मर्चेंडाइज हो सकता है, वो कंटेंट लाइसेंसिंग हो सकता है। तो जो आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उसमें वो चैलेंजेस ना आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उसमें बहुत ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है, बोला गया है जिससे ब्रांड जो है उसमें कोलैबोरेट करने से बचेंगे, राइट, तो आप अपना जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है उसको किल कर रहे हैं। तो ये अगर आप पहले से ध्यान रखेंगे तो आप शायद अपने लैंग्वेज पे काम करेंगे। इसके अलावा अगर आप उसको कंटेंट लाइसेंसिंग के लिए भी सोच सकते हैं तो यू डिज़ाइन योर कंटेंट फॉर्मेट अकॉर्डिंगली, आप उसको पैकेज उस तरीके से करते हैं। और कई बार जब मैं कंटेंट क्रिएटर से बात करता हूँ तो उनको पता चलता है कि उनके पास तो फाइल ही नहीं अवेलेबल है, पुरानी फाइल, तो आप उसको भी सेव करके रखें, क्योंकि कल के डेट में कोई आपसे लाइसेंसिंग डील के लिए आता है तो आप उनको उस फॉर्मेट में कंटेंट को एडिट करके पैकेज करके दे सकते हैं। और अगर आप कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट में लाना चाहते हैं अपने ब्रांड के अराउंड, राइट, तो उस प्रोडक्ट का पोजीशनिंग कैसा होगा ये डिपेंड करेगा आपके कंटेंट का पोजीशनिंग कैसा है, आपके ऑडियंस किस तरीके से है, और ये पहले दिन से ही ये क्लैरिटी होनी चाहिए। तब जाके वो धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो पोजीशनिंग क्रिएट होगी, जिससे आपके ब्रांड को फ़ायदा होगा, आपके प्रोडक्ट को फ़ायदा होगा और आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। राइट। जैसे कि मैं इसी के अराउंड एक डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे इन म्यूजिक जो कैटेगरी है, म्यूजिक कैटेगरी में नो डाउट यूट्यूब पे आप देखते होंगे कि रीजनल कैटेगरी बहुत ज़्यादा वर्क करती है, ट्रेंडिंग में भी रहती है हमेशा। नो डाउट फिल्मों के गाने तो रहते हैं ट्रेंड में, इंडिपेंडेंट, लेकिन जो इंडी म्यूजिक है आप देखेंगे कि वो स्पॉटिफाई पे बहुत अच्छा वर्क करती है। तो नो डाउट लोग अपने प्लेटफॉर्म खुद चूज कर सकते हैं कि भाई इंडी का प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई है या saavn.com है, ऐसे प्लेटफॉर्म ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। और कई आर्टिस्ट मैं जानता हूँ जो कि सिर्फ स्पॉटिफाई के अच्छे नंबर से आजकल अच्छा काम कर रहे हैं, राइट। एक और कंसर्न है इसमें, मेरा जो कंसर्न भी और मेरा सवाल भी है, जेन्युइन सवाल है कि ये जो आपने बात की तो बहुत ऑर्गेनाइज बात कर ली कि हमारी प्लानिंग क्या होगी, हम क्या, एक आम आदमी जो 2 टियर 3 टियर सिटी में बैठा है अब वो गलती से वायरल हो गया। एक गाना होता है कि हमने सुना कच्चा बादाम गाना वायरल हो गया, अब वो गलती से वायरल हो गया, वो उसको अब आगे क्या करना उसको भी नहीं पता है। वो कैसे इन चीज़ों को संभाले, क्योंकि काफ़ी केस इंडिया में आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं ऐसे जो कि एकाएक तो वायरल होते हैं, 1 आध साल दिखते हैं फिर गायब हो जाते हैं, है ना, फिर 1-6 महीने, और उस उम्मीद में फिर काफ़ी लोग कंटेंट बनाने के लिए उसके पीछे लोग वैसे ही कुछ एक्टिविटी चालू कर देते हैं कि मान लो कि कोई गड्ढे में गिरा और वायरल हो गया, या मैं पुनीत सुपरस्टार की बात करता हूँ कि वो अलग अलग एक्टिविटी रोड पे लेट जाते हैं, कीचड़ में घुस जाते हैं, या फिर उनको देखता हूँ कि उस चेहरे पे पाउडर डाल दिया, कुछ भी करते हैं एक्टिविटी, गरीबों की हेल्प भी करते हैं काफ़ी वो।
अब हर कोई चाहता है कि भाई मैं वैसा ही वायरल हो जाऊं, तो ये बड़ा मुश्किल होता है वायरल होना और एक ऑर्गेनाइज काम करना, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। अगर उस पर थोड़ा बता पाए लोगों को कि कैसे कैसे शुरुआत करें और वायरल हो भी गए। अगर आप गलती से, वायरल होना कौन नहीं चाहता है, जैसे आपने वीडियो बनाया तो आप भी चाहते हैं कि आपका वीडियो वायरल हो, बट फिर उसको ऑर्गेनाइज कैसे करें पूरे काम को? देखिए, पहले बात जो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि वायरल होने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, राइट। आप कितनी तन्मयता के साथ कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, कितना पैशन के साथ कर रहे हैं, कितनी अच्छी क्वालिटी उसकी है, और वो कंटेंट जो है वो उसके टारगेट ऑडियंस तक कितना इफ़ेक्टिवली पहुंच रहा है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती है कि आपका कंटेंट वायरल हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर कई बार क्या होता है कि कुछ लेटेस्ट ट्रेंड की वजह से या फिर यूट्यूब के एल्गोरिथम की वजह से, राइट, कोई कंटेंट सडनली पिकअप हो जाता है और वो वायरल हो जाता है। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि वो कंटेंट अच्छा ही होगा, राइट। उसके बहुत सारे और रीजंस हो सकते हैं वायरल होने की, जो कि मैंने बताया। बट अगर आपका कंटेंट वायरल हो गया है, राइट, तब आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले अपने एनालिटिक्स को देखना चाहिए कि जो कौन ये ऑडियंस है जो कि आपकी वीडियो को देख रहे हैं, ये ऑडियंस कहाँ से आ रहे हैं, कौन से एज ग्रुप के ऑडियंस आ रहे हैं, और क्या कीवर्ड सर्च करके वो इस वीडियो पर लैंड किए हुए हैं, राइट। और कितना वो वीडियो जो है आपका सजेस्टेड वीडियो से आया है, कितना जो ऑडियंस है वो सब्सक्राइबर से आया है, राइट। ये पूरा एनालिसिस कीजिए, स्टडी कीजिए। इसके उपरांत आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि जो आपका ऑडियंस कौन है जो ये वीडियो देख रहा है, क्या वो बार बार आपका वीडियो आके देख रहा है या सिर्फ एक बार उसने देख के छोड़ दिया, क्या वो पूरा कंप्लीट वीडियो देखा या 10 सेकंड छोड़ के चला गया। जब आपको ये सारे डेटा आपके माइंड में आएगा तो आपको अपने आप क्लैरिटी मिल जाएगी कि जो आपको दूसरा वीडियो, अगला वीडियो जो है वो किस तरीके का बनाना चाहिए और किस ऑडियंस के लिए बनाना चाहिए। आई थिंक डेटा को एनालिस करना, रीड करना सबसे इम्पॉर्टेंट होगा कि जो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन में लेने के लिए। जैसे मैं अपने केस में ही बता रहा हूँ कि जब मैंने वायरल टॉक्स की शुरुआत की और मैंने पहले एपिसोड में अक्षत गुप्ता के साथ एपिसोड किया, और अक्षत गुप्ता नो डाउट ट्रेंड में चल भी रहे थे, और मेरा दूसरा एपिसोड था और दूसरा एपिसोड ही वायरल हो गया, बट उसके बाद नहीं चल रहा है। तो होता है कि आपकी उम्मीदें हो जाती है कि भाई हर मतलब सेकंड वीडियो में आपके मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, शॉर्ट्स मिलियन में जा रहे हैं, और उसके बाद फिर लाख भी नहीं आ रहा है, 1000 भी व्यूज, और आपको लग रहा है कि ये कंटेंट तो ज़्यादा अच्छा है। तो नो डाउट हम लोग तो डिसाइड कर नहीं सकते, हम लोग तो कंटेंट बना ही सकते हैं। अब आते हैं जो कहानी हमने बीच में छोड़ी थी, जो आपने इस प्रोडक्ट के बारे में बताया कि हमारा जो पुनटुन किड्स की और जो कैटेगरी आ रही है उसके बारे में बताइए, और ये कहाँ अवेलेबल है और इसका क्या रीज़न है, इसको लाने का क्या रीज़न था? जब मैंने आपको बताया कि पुनटुन किड्स जब मैं प्लान कर रहा था लॉन्च करने के लिए, उस टाइम किड्स एज ए कैटेगरी जो था वो सबसे मोस्ट परफॉर्मिंग कैटेगरी था। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, राइट, बहुत सारे चैलेंजेस आए। उसमें से एक सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो है इनफैक्ट आज के डेट में भी, इज़ कोपा गाइडलाइंस। कोपा गाइडलाइंस जो है उसके अनुसार आप बच्चों को टारगेट नहीं कर सकते हैं। अच्छा। जो एडवर्टाइजर्स है वो उनको फोकस नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रेवेन्यू है वो 80 से 90% कम हो गया। अच्छा। बट मैंने कंटेंट क्रिएट करना बंद नहीं करा, बिकॉज ये मेरा सपना था, ये मेरा पैशन है कि जो बच्चों को अच्छी कहानियाँ मिले, अच्छे कंटेंट मिले, और मैं ये बंद नहीं करना चाह रहा था। देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग व्हाट आर द डिफरेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू मॉडल। एक ब्रांड जो पुनटुन किड्स, जिसको 100 मिलियन से ज़्यादा ऑडियंस तक मैं पहुंचा पा रहा हूं, उसको आगे बनाए रखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, और क्या वो सारे तरीके हो सकते हैं जिससे कि मैं रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ। वो ब्रांड कोलैबोरेशन उसमें पहला आया, राइट। इसके अलावा इसके प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना, राइट, और इस ब्रांड को लाइसेंसिंग करना अलग अलग कैटेगरीज में। तो मुझे जो अपॉर्चुनिटी जो नज़र आई, वो पहली अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आई D2C की, जो हमारे ऑडियंस है वो इतना पसंद करते हैं हमारे कैरेक्टर्स को, बच्चे इतना पसंद करते हैं गट्टू और चिंकी, जो दो हमारे कैरेक्टर हैं उनको। हमने सोचा क्यों ना गट्टू चिंकी के अराउंड हम प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आएँ, और हम लोगों ने फ़न लर्निंग एक कैटेगरी, पहला कैटेगरी जो है वो सेलेक्ट करा, बिकॉज हमारी कहानियाँ फ़न लर्निंग के लिए जानी जाती है। जो बच्चे हमारे वीडियोज़ को देखते हैं उन्हें कुछ सीखने को मिलता है, तो मुझे लगा कि जो ये फ़न लर्निंग प्रोडक्ट्स जो है वो इसका एक एक्सटेंशन हो सकता है,
और उन्हें कुछ अच्छी चीज़ें मिल सकती है अपने घर में पढ़ने लिखने के लिए, खेलने के लिए। तो जो हमारे आप प्रोडक्ट्स आज देख रहे हैं उन सब में फन लर्न एलिमेंट्स है। और हम लोगों ने ये जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्चुलाइज़ किया है, देश के जो सबसे अच्छे और बड़े शिक्षक संस्थान हैं, वहाँ के जो रिसर्चर हैं, जो वहाँ के शिक्षक हैं, उन लोगों को मैं ऑन बोर्ड लेके आया और उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट को कॉन्सेप्चुलाइज़ करा जो कि बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और हम लोगों ने पूरे करिकुलम को स्टडी करा और उस करिकुलम के हिसाब से हम लोगों ने ये हमारे प्रोडक्ट लॉन्च करे, डिज़ाइन करे, जो कि उनको कुछ सिखाने में हेल्पफुल हो और एट द सेम टाइम वो इसे यूज करते वक्त, इसको प्रयोग करते वक्त वो अच्छा महसूस भी करें और एंजॉय भी करें इस एक्टिविटी को। तो जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो एक्टिविटी बेस्ड हैं काफ़ी सारे। और उसमें एक और सपना था कि जो रिमोट एरियाज़ में बच्चे हैं, कोई बिहार के मधेपुरा में है, सासाराम में हो सकता है, उत्तर प्रदेश के किसी ज़िले में हो सकता है, या साउथ इंडिया के किसी गांव में हो सकता है, उसको भी वो सारी शिक्षण संस्थान के जो करिकुलम्स हैं और उसके डिज़ाइन किए हुए जो खिलौने हैं और जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी उनको मिल सके और वहाँ से वो उनको एक्सेस कर सके। ये भी हमारा सपना था और ये सोच के हम लोगों ने पुनटुन किड्स के फन लर्निंग बॉक्सेस लॉन्च करे, उनके लर्निंग मटेरियल्स लॉन्च करे, जो हमारे वर्कशीट्स हैं, जो फ्लैश कार्ड्स हैं, उसको इस तरीके से हमने डिज़ाइन किया है कि जो बच्चे खेल खेल में वो सारी चीज़ें सीख जाएंगे। और इन चीज़ों को जो डिज़ाइन किया गया, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो इंडिया के बेस्ट टीचर्स ने उनको डिज़ाइन करा है, तो ये चीज़ें गांव-गांव तक उपलब्ध हो पाए और उनको भी वैसी ही शिक्षा मिल पाए जो कि मुंबई जैसे शहर में बच्चों को मिलती है। ये हमारा विज़न था और इसके अराउंड हमने प्रोडक्ट्स की संकल्पना की और उन प्रोडक्ट को डिज़ाइन करवाया और वहाँ तक हम अभी पहुँचा रहे हैं। जो हमारे ये प्रोडक्ट हैं, ये हमारा जो वेबसाइट है puntunkids.com, उस पे अवेलेबल है। इसके अलावा हम लोग सारी जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, चाहे वो अमेज़न है या फ्लिपकार्ट है या फर्स्ट क्राई है, हम सब जगह अवेलेबल हैं। ऑडियंस अगर वहाँ पे जाके पुनटुन किड्स टॉयज़ सर्च करेंगे तो वो सबसे पहले नज़र आएगा। अभी तो सब जगह अवेलेबल भी है, बट एक चीज़ फिर भी मैं पर्सनल एक क्वेश्चन, और शायद इसको आप अदरवाइज न लें, एनिमेशन जो कैटेगरी है और जहाँ हम देखते भी हैं कि इतने सारे वीडियो के बच्चे उससे बच्चों को एडिक्शन हो जाता है, बच्चों को नुकसान भी करता है, तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट को उस तरह के एनिमेशन पे कुछ एक्शन लेना चाहिए? पहली चीज़। दूसरी बात, जो आपने अभी काम किया है कि इसको आपने इस फॉर्म पे एक हार्ड फॉर्मेट में लेके आए ताकि लोगों तक पहुँचे बुक के फॉर्मेट में, और एक विजुअल फॉर्मेट, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, डेफिनेटली सरकार के गाइडलाइंस ऑलरेडी क्लियर हैं और सरकार समय समय पर उन गाइडलाइंस के अनुसार जो लोग काम नहीं करते हैं उनको रीच आउट भी करती है। गूगल जो प्लेटफॉर्म है, इनफैक्ट मेटा जो प्लेटफॉर्म है, वो भी काफ़ी सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप बच्चों को अगर टारगेट करना चाह रहे हैं और उसके सूटेबल कंटेंट नहीं है, राइट, तो वो एक प्रॉब्लम, वो आपके कंटेंट को टेक डाउन कर लेंगे। हैविंग सेड दैट, राइट, कुछ कंटेंट बाईपास हो जाते हैं, राइट, तो सेल्फ रेगुलेटरी गाइडलाइंस के आप पालन करें, राइट, और हमेशा कोशिश करें कि जो भी कंटेंट आप क्रिएट करें वो उसका बच्चों पे गलत इम्पैक्ट ना हो। और सरकार तो इसका ख्याल रखती है और जैसा मैंने बताया कि जो नोटिसेस भेजती है, राइट। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो अभी एनिमेशन वाली जो कैटेगरी थी आपकी वीडियो फॉर्म में, और दूसरा ये इस फॉर्म में आप लेके आए, दोनों में आपको क्या लगता है कौन सा इफेक्टिव है और दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, जो वीडियोस हैं वो फन एंटरटेनमेंट के अराउंड डिज़ाइन की गई है, राइट, और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, इस प्रोडक्ट्स में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो लर्निंग को फोकस किया हुआ है, कुछ प्रोडक्ट्स जो है फन लर्निंग को फोकस किया गया है, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आपके जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के बारे में जानकारी दी जा रही है, जो कि आपको इन जनरल वीडियोज़ में हमारे डायरेक्ट नहीं हम बताते हैं और मेजरेबल नहीं होता है वो, बट जो हमारे लर्निंग बॉक्सेस हैं या फिर जो हमारे लर्निंग मटेरियल्स हैं, वो एक्टिविटी जो है वो पेरेंट्स मेजर कर सकते हैं उनका इफ़ेक्टिवनेस। और वीडियोस देखने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में रह जाती है, जबकि ये जो प्रोडक्ट है ये आपके सामने अवेलेबल होता है, तो आप उस पे वर्क सीट पे आप काम कर सकते हैं और आप खेल सकते हैं। तो खेल खेल में आप चीज़ें सीख सकते हैं और इससे आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता चलेगी।
तो ये सारी प्लानिंग तो मुझे लगता है कि क्रिएटर करेगा ही, और जितनी अपनी चीज़ें बताई मुझे लगता है आगे से लोग फॉलो भी करेंगे उसको। अब मुझे बताइए कि एक चीज़ जो आप सर्विस और देते हैं, जो मैंने शुरुआत में बताया भी लोगों को कि वीडियो यूनिट के बारे में, वीडियो यूनिट क्या काम करता है और इससे लोग कैसे जुड़ सकते हैं, आम इन्फ्लुएंसर, आम कंटेंट क्रिएटर? वीडियो यूनिट एक डेटा ड्रिवन इन्फ्लुएंसर्स, पब्लिशर्स एंड ब्रांड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, जिस पे कोई भी कंटेंट क्रिएटर जिसको सब्सटैंशियल फॉलोवर बेस है उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अच्छा। वो आके अपने आप को हमारे प्लेटफॉर्म विड यूनिट पे रजिस्टर कर सकते हैं एज एन इन्फ्लुएंसर। जो स्मॉलर एजेंसीज है वो भी अपने आप को रजिस्टर कर सकती हैं, और व्हाट्सएप कम्युनिटी मैनेजर, फेसबुक कम्युनिटी मैनेजर, वो भी अपने आप को हमारे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कर सकते हैं। जब कंटेंट क्रिएटर हमारे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करता है, उसको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को कनेक्ट करने होते हैं, जिससे कि हमें समझ में आता है कि उसके ऑडियंस क्या है, किस तरह की कंटेंट वो क्रिएट कर सकते हैं। और हमारे प्लेटफॉर्म पे जब भी कोई सिमिलरली ब्रांड्स भी आके रजिस्टर करते हैं इफ़ दे आर सीकिंग एनी कंटेंट मार्केटिंग कैंपेन, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन, और जैसे ही इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन का रिक्वायरमेंट वो पोस्ट करते हैं, उस टारगेटेड ऑडियंस में जो जो इन्फ्लुएंसर्स फिट बैठता है उनको वो मैसेज चला जाता है। अच्छा। और इसके अलावा इमीडिएटली वीडियो यूनिट जो है वो अकाउंट मैनेजर भी असाइन कर देती है उस ब्रांड को, जो कि उस ब्रांड मैनेजर के साथ इंटरेक्ट करके उसके ऑब्जेक्टिव को समझ के कैंपेन जो है वो प्लान करती है। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको हमारे प्लेटफॉर्म पे आने से उनको ब्रांड कोलैबोरेशन मिलता है, उनके स्पॉन्सरशिप मिलती है उनके वीडियोस के लिए, और जब हमारा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाता है, वी ऑफर देम अदर वेरियस सर्विसेज लाइक देयर कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, उनके कंटेंट को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लेके जाना, उनको अलग अलग समिट में लेके जाना, उनके कंटेंट को किस तरीके से और बेहतर कर सकते हैं, ऐसे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना और अटेंड करवाना। सो इवेंचुअली क्रिएटर्स के जो चैलेंजेज होते हैं, जो पेन पॉइंट होते हैं, उन सारे चैलेंजेस को हम लोग एड्रेस करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ये तो अच्छा, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि उनको कहाँ कहाँ जुड़ना चाहिए कंटेंट प्लानिंग से पहले, तो एक प्लेटफॉर्म वीडियो यूनिट भी है जहाँ पे क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर जुड़ सकते हैं। एब्सोल्युटली। अब इसमें क्या कोई आपने कुछ रखा है पैरामीटर्स की, इससे कम वाले को नहीं जुड़ना है मेरे से, या इस एरिया 2 टियर सिटी, ऐसा कुछ आपने नहीं, ऐसा देखिए, चूँकि हम ब्रांड कोलैबोरेशन जो है वो उन्हीं इन्फ्लुएंसर को मिल सकता है जिनके पास सब्सटैंशियल फॉलोवर बेस हो। हर ब्रांड का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। हम लोगों ने एक मिनिमम थ्रेशोल्ड रखा है 5000 फॉलोवर बेस। सो अगर आपके पास 5000 फॉलोवर बेस है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, राइट, तो आप एलिजिबल हैं ब्रांड कोलैबोरेशन के लिए और हमारे प्लेटफॉर्म पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। जहाँ तक कैटेगरी की बात है, वी आर ओपन टू ऑल द कैटेगरीज, क्योंकि जो हमें रिक्वायरमेंट्स आते हैं, कई बार रिक्वायरमेंट्स आता है कि जो कोई ब्रांड है जो जमशेदपुर में बेस्ड है और उनको क्रिएटर्स चाहिए जो कि झारखंड के बेस्ड है। अच्छा। कई बार हमें ऐसे भी रिक्वायरमेंट आती है जो कोई ब्रांड है वो दे वांट टू टारगेट टू बुक रीडर्स, बुक लवर्स, तो एनी कंटेंट क्रिएटर हु क्रिएट कंटेंट अराउंड बुक रिव्यूज और बुक रीडिंग और समथिंग, तो आप किसी भी कैटेगरी में अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो और आपके फॉलोअर्स हैं, प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू रजिस्टर योरसेल्फ ऑन आवर प्लेटफॉर्म। हम आपके काम आएंगे, हम आपके लिए बिजनेस लेके आएंगे, हम आपके को हेल्प करेंगे कि आपके कंटेंट को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कैसे ले जा सकते हैं। राइट। ये तो बहुत अच्छी, और मेरे मन में भी लालच आ गई थी कि मेरे भी 2 मिलियन फॉलोअर हैं और मैं भी पॉडकास्ट बना रहा हूँ, तो उम्मीद करूँगा कुछ ना कुछ ब्रांड कॉलर तो आप मुझे देखिए। हम दोनों यूं ही दोस्त हैं और कोलैबोरेट करते रहेंगे और हम करते भी आए हैं। राइट, बिल्कुल करते कोलैबोरेट। खैर, अभी मैं वीडियो यूनिट और दोनों के बारे में थोड़ा बहुत पता भी किया और पढ़ा भी था मैंने, जानकारी जो मुझे मिली भी थी आपके लिंक्डइन प्रोफाइल से और बाकी चीज़ों जगहों से। दोनों अलग कंपनियां हैं, दोनों अलग वर्क करती है, वीडियो यूनिट अलग वर्क करती है और पुंटन गेट्स अलग वर्क करती है, राइट? जी हाँ। और इसमें आप मतलब सोलो उसको हैंडल कर रहे हैं या आपके इसमें कुछ इन्वेस्टर या लोग जुड़े हुए हैं आपसे? क्योंकि अक्सर ऐसी कंपनियों में मैंने देखा है, जब से खासकर ये शार्क टैंक का जमाना आ गया है, तो हर कोई जानना चाहता है कि इक्विटी कितनी हो गई, शेयर क्या है, लोग ने सीड फंडर कौन है, एंजल फंडर कौन है, ऐसी जानकारियाँ लोग इकट्ठा करते हैं। देखिए, हम लोग अभी भी बूटस्ट्रैप कंपनी है,
अभी तक? अभी तक अरे वाह! कोई भी एक्सटर्नल फंडर नहीं है, इन्वेस्टर नहीं है हमारी कंपनी में। जो भी मैंने कमाया है वो सब मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट करा है। वेरी गुड। और जो हमारा मॉडल है, राइट, वीडियोनेट प्लेटफॉर्म है जहाँ हम एजेंसी एज अ वर्क करते हैं, प्लेटफॉर्म की तरह काम करते हैं। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड लॉट ऑफ अदर सर्विसेज, कंटेंट मार्केटिंग के अलावा कंटेंट ऑपरेशंस, कंटेंट क्रिएशंस, ब्रांड इंडोर्समेंट डील्स, एट्सेट्रा। तो जो रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं और जो पुंटुन किड्स के कंटेंट से हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो वापस री इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में और बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और आज हमारी टीम करीब 40 लोगों की टीम है जो कि इस पे काम करती है दिन रात, दोनों ही डिविजन्स पे। और दोनों ही बिजनेस में एक सिमिलैरिटी भी है, राइट, दे बोथ आर पार्ट ऑफ द क्रिएटर्स इकोनॉमी। राइट। एक तरफ मैं जो क्रिएटर्स है उनके साथ कोलैबोरेट करके बिजनेस जनरेट करता हूँ और दूसरी तरफ मैं खुद भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ एज अ पुंटुन किड्स, जहाँ पे मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, इसको ब्रांड को बिल्ड करा है और आगे बढ़ाने के जो भी मुझे लर्निंग्स पुंटुन किड्स को ब्रांड को बिल्डअप में हुई वो मैं वीडियोनेट में जिन क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेट करता हूँ वो पास ऑन करता हूँ सो दैट वो भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएँ। वेरी गुड। अभी इसमें अभी मुझे लग रहा है कि एक काफ़ी अच्छा काम आप दोनों फील्ड में, मतलब कि वीडियोनेट भी अच्छा कर रहा है और पुंटुन किड्स भी कर रहा है। अब दोनों को लेके आपकी फ्यूचर की प्लानिंग क्या है? मेरा सवाल इसलिए ये है कि हो सकता है आपकी कुछ प्लानिंग सीक्रेट भी हो, बट चूंकि आपने इतनी मेहनत से और अपने पैसे से अपने दम पे लेके आए, मैंने अक्सर देखा है कि लोग इसके बाद फंड ढूंढते हैं या मार्केट में फिर लोग जाते हैं इसको लेके कि भाई मुझे, क्योंकि बड़ा काम करना है, बड़े लेवल पे पहुंचाना है तो उसकी ज़रूरत तो पड़ती है। तो आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं अभी? देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने बिज़नेस को ग्रो करा वो अपने पैशन, मेहनत और बिज़नेस की सूझबूझ के हिसाब से ग्रो करा। बट आपको बिज़नेस को एक्सपोनेंशियली ग्रो करने के लिए आपको एक्सटर्नल फंड की ज़रूरत होती है, सो नाउ वी हैव रीच टू दैट स्टेज जहाँ मुझे लगता है कि जो वी शुड गो आउट इन द मार्केट एंड रेज सम इन्वेस्टमेंट जिससे बोथ वीडियोनेट और पुंटुन किड्स जो कि दोनों ही क्रिएटर्स इकोनॉमी का हिस्सा है हम दोनों को एक्सिलरेट करें। बिकॉज जो काम मैं पुंटुन किड्स के लिए कर पा रहा हूँ वो ऐसे 100 क्रिएटर्स के लिए भी करा जा सकता है विच विल मेक द बिजनेस बिगर साइज, और यही मेरा सपना है, ऐसा ये कंटेंट क्रिएटर्स को एम्पावर करना, उनके बिजनेस को बिल्ड करना और साइमल्टेनियसली पुंटुन किड्स को भी बिल्ड करना, सो दैट हम मिलियंस ऑफ किड्स को तक पहुंच पाएँ और उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएँ जो हम करना चाहते हैं। राइट। अब फटाफट 3-4 सवाल। फिल्में देखते हैं आप? फिल्में देखना ज़रूर पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है, बट जो भी मेरे फेवरेट एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनकी फ़िल्मों को मैं मिस नहीं करता हूँ। अच्छा, बच्चों के साथ कितना टाइम दे पाते हैं? अदर देन माई वर्क आई स्पेंड मेजॉरिटी ऑफ टाइम विथ माई फैमिली और मेरी वाइफ सुप्रिया और मेरा बेटा सक्षम, उसके साथ समय बिताना मुझे बहुत ही पसंद है। और मुझे इंतज़ार रहता है हार्ड डे ऑफ द के बाद कि मैं जल्दी से घर जाऊं और घर का खाना खाऊं और सक्षम के साथ खेलूं और बातें करूं सुप्रिया के साथ। तो ये तो मैं डेफिनेटली पसंद करता हूं और हर दिन का एक है जो 8 बजे के बाद ऑफिस से घर जाना और ज़्यादा से ज़्यादा समय स्पेंड करना सक्षम के साथ। पुंटुन किड्स के अलावा क्या देखते हैं आप? पुंटुन किड्स के अलावा एनिमेशन में और कोई कैटेगरी, दूसरे लोगों का कोई वीडियो, कोई दूसरा चैनल जो आपका फेवरेट हो? देखिए, चूँकि पुंटुन किड्स में मैं बच्चों के लिए कंटेंट क्रिएट करता हूँ तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं देखूँ और भी कंटेंट क्रिएटर्स जो है ग्लोबली वो क्या क्रिएट करते हैं और क्यों वो सक्सेसफुल हैं। मेरा बेटा घर पे जब वीडियो देखता है तो कई बार मैं भी साथ में देखता हूँ। वो पुंटुन किड्स तो देखता ही है, इसके अलावा वो निंजा किड्स देखता है, ब्लिपी देखता है। और तो इनसे भी मैंने प्रेरणा लेने की कोशिश करता हूँ कि क्यों बच्चे वो देखना चाहते हैं। और इसके जो मेरे पर्सनल फेवरेट्स हैं उनमें प्राइमरली आई लाइक वॉचिंग फूड वीडियोज़ या नॉलेज बेस्ड वीडियोज़। ध्रुव राठी के वीडियोस देखना पसंद है, और अजरबैजान का एक फूड क्रिएटर है उसके कंटेंट को देखना मैं पसंद करता हूँ। और इसके अलावा जब भी समय मिलता है गाने सुनता हूँ। सौरभ जी, मेरे मन में ना कुछ सवाल हैं जो मैंने फटाफट तो पूछा, वैसे ही कुछ पर्सनल सवाल हैं मेरे।
और मैं कई दिनों से सोच रहा था, काफ़ी टाइम से, दिनों क्या सालों से सोच रहा था कि कोई एक्सपर्ट मिले तो इस पे जानकारी लूँ, और अच्छा हुआ कि आप मिल गए। एक तो मैंने प्लेटफॉर्म समझ नहीं पाता कि किस प्लेटफॉर्म पे किस तरह के लोग हैं। लाइक इंस्टाग्राम जाओ तो वहाँ एक अलग दुनिया चल रही है, फेसबुक पे एक अलग दुनिया है, ट्विटर पे तो पता नहीं क्या चल रहा है, लिंक्डइन पे एक अलग ही टाई वाई पहने हुए लोग अलग से दिखते हैं। किस किस तरह के लोग होते हैं ये सब? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, राइट। जो हम लोग दिन रात कंटेंट क्रिएटर्स के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं, और जो हम लोग स्टडी करा जो एज अ प्लेटफॉर्म और जो कंटेंट वो क्रिएट करते हैं, तो मेरी टीम हमेशा बोलती है जोकिंगली, वी से फेसबुक पे हर कोई खुश है, इट्स एवरीबडी सीम्स टू बी वेरी हैप्पी ऑन फेसबुक, हैप्पी प्लेटफॉर्म। ट्विटर पे हर कोई गुस्से में ही रहता है, पता नहीं कौन सा, मुझे लगता है कोई वार चल रहा है वहाँ पे। एब्सोल्युटली हर कोई गुस्से में ही है, हर कोई गुस्से में है। और लिंक्डइन पे आप जाओ तो लगेगा एवरीबडी इज सक्सेसफुल, और इंस्टाग्राम पे जाओ तो लगेगा कि दुनिया कितनी अमीर है, एवरीबडी इज ट्रैवलिंग, एवरीबडी इज रिच, और फिर जब आप टिंडर और स्नैपचैट नहीं, खास करके टिंडर और बम्बल की बात करते हैं, राइट, तो वहाँ पे आप जाओ तो लगता है कि यार एवरीबडी इज लोनली, सो तलाश रहा है कुछ, राइट। और तो ये दिस गिव्स यू एन एनालिसिस कि जो कैसा प्लेटफॉर्म पे क्या हो रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप तो काफ़ी वीडियो यूनिट के जरिए काफ़ी इन्फ्लुएंसरों से मिलते भी हैं। जी हाँ। और काफ़ी पर्सनल आपके संबंध भी, रिलेशन भी है उनके साथ। उनकी क्या लाइफ है? सच में उनकी लाइफ इतनी रॉयल है जो कि दिखता है मैं इंस्टाग्राम पे बड़ी गाड़ियाँ, फरारी और लग्जरी लाइफ चल रही है? देखिए, जो लगता है, जो दिखता है, वो एक्चुअली में रियलिटी नहीं होता है। जो ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, दे पुट लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू क्रिएट कंटेंट। दे टेक, आई हैव सीन मेनी कंटेंट क्रिएटर्स टेकिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस, राइट, कि जो उनका अगला वीडियो का टाइटल क्या होगा, रील नहीं चल रहा है, राइट, उनका रील क्यों नहीं आया, उनके रील पे व्यूज़ नहीं आए, एंड देन दे गो मैड, राइट। पूरी ज़िंदगी जो है उनकी जो जीते हैं वो इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं, और उसके बावजूद अगर व्यूज़ नहीं आता है, रील्स नहीं आता है, दे ऑल्सो गेट डिसहार्टेंड। सुबह से लेके रात तक वो मेहनत करते हैं, कभी कंटेंट प्लानिंग में, कभी कंटेंट क्रिएशन में, कभी कंटेंट मार्केटिंग में, प्रमोशन में, ब्रांड बिल्डिंग में। तो जो ये लगता है ना ऑडियंस को, जो इन्फ्लुएंसर्स बड़ी गाड़ियों से आते हैं, ट्रैवल करते हैं, कॉफ़ी डेट पे जाते हैं, ये एक्चुअली में ये दिखता है इसके पीछे कितना मेहनत जाता है, हार्ड वर्क जाता है, कितनी प्लानिंग होती है, राइट, ये उनको नहीं पता चलता है। सो आप अगर डिसाइड करना चाह रहे हैं कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए, तो ये सारी चीज़ों को ज़रूर सोचें और इवेल्युएट करें, और उसके बाद निर्णय लें। और कोई आपको अंदाजा है कि कितने लोग, कितने क्रिएटर होंगे पूरे वर्ल्ड वाइड, अगर कोई ऐसा डाटा आपके पास हो? बहुत ही इंटरेस्टिंग, राइट, एज अ मार्केटियर, राइट, हम लोग हमेशा ढूंढते रहते हैं, और आपको जान के सरप्राइज होंगे, आश्चर्य होगा कि जो पूरी दुनिया में 63% ऑफ द पीपल आर ऑन सोशल मीडिया, approx 63% people are on social media. Wow. That gives you a massive base of the audience, right, who is available there and who is using mobile phone to socialize. अच्छा, हम लोग ये सोच रहे हैं कि 63% लोग सोशल मीडिया पे हैं, और मार्क भैया सोच रहे होंगे कि 37% बच कैसे गए मेरे से। Yes, उनका तो टारगेट होता ही होगा, और आउट ऑफ दिस 63% जो पीपल हैं, राइट, रफली अराउंड 5.1 बिलियन पीपल, राइट, जो सोशल मीडिया पे हैं आज के डेट में, उसमें से, राइट, लगभग 200 मिलियन से ज़्यादा जो और लोग हैं वो कंटेंट क्रिएटर है, मतलब सम फॉर्म ऑफ द कंटेंट दे आर ऑलरेडी क्रिएटिंग। दैट गिव्स यू अनदर स्टैगरिंग नंबर्स, फैक्ट, राइट, कि जो कितने लोग जो हैं वो कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहे हैं और बन रहे हैं। थैंक यू सो मच सौरभ जी, आपने काफ़ी टाइम दिया और अच्छी लंबी डिस्कशन हुई, और मुझे लगता है कि अगली जब अपनी मुलाकात होगी तो वीडियो यूनिट और अपना पॉइंटून किड्स इंडिया के टॉप लीडिंग ब्रांड्स में से होगा। और आप जो भी फंड ढूंढ रहे हैं या फंड आप चाह रहे हैं, मुझे लगता है जब हम लोग मिलेंगे तो आप खुद एक शाख होंगे। थैंक यू वेरी मच, राइट, इट्स सो प्लेजर टू हैव यू टू बी ऑन योर शो टुडे, राइट, और काफ़ी मीनिंगफुल और डिस्कशन हमने करा, एंड यस, हमारा सपना है कि हम पॉइंटून किड्स और वीडियो यूनिट को और आगे लेके जाएं, और इस मीडियम के माध्यम से मैं ऑडियंस से भी, इन्वेस्टर से भी, और बिजनेस जो लोग हैं इस इकोसिस्टम में, उनसे जुड़ूंगा और आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।